जय श्री राम। आज का हमारा विषय है हिंदू धर्म में वर्णाश्रम अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था। इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। छुआछूत मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि छुआछूत एक कुरीति है जो हमारे धर्म का अंग नहीं थी, इसलिए मैं छुआछूत की कोई बात नहीं करने वाला, किंतु उसको वर्णाश्रम के साथ जोड़ा जाता है जो कि गलत बात है। अब छुआछूत के कारण जो हमारे समाज में व्याप्त रही कुछ समय के लिए, बहुत से विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि वर्णाश्रम अर्थात यह जाति व्यवस्था जिसको कहते हैं, यह हमारे धर्म का अंग ही नहीं थी। यह असफल और गलत प्रयास था। निश्चित रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो व्यवस्था थी यह हमारे धर्म का अंग थी, किंतु छुआछूत हमारे धर्म का अंग नहीं थी। इसके प्रमाण सबसे पहला इसका प्रमाण ऋग्वेद में ही मिलता है, जहां आता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्न कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभयाम शूद्रो अजायतः। इसका वो अर्थ ना निकाला जाए कि पैरों से शूद्र पैदा हुए, ब्राह्मण शर से पैदा हुए, यह अर्थ मैं नहीं निकाल रहा हूँ। इसका अर्थ मैं अन्य प्रकार से यदि निकालूं कि मुख से प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण हो जाए, बाहों से प्रत्येक व्यक्ति राजा अर्थात क्षत्रिय हो जाए, पेट की जब बारी आए तो प्रत्येक व्यक्ति वैश्य हो जाए अर्थात वाणिज्य वृत्ति वाला, कैरियर ओरिएंटेड हो जाए, और पैरों से हम सब सेवा भावी हो जाए, सेवा की ओर हमारे पैर चलाएं। यह ऐसे कहा गया कि मुख से ब्राह्मण के समान अर्थात अच्छा, ज्ञानी, मितभाषी, मृदुभाषी ये हो जाए। किंतु ब्राह्मण जैसा हो जाए का अर्थ यह तो है कि ब्राह्मण शब्द पहले से प्रचलित था। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है, उनके गुण और कर्मों के विभाग मैंने किए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण भी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 52वें श्लोक से शुरू होते हैं। ब्राह्मण कौन है वो उन्होंने गुण भी दिए हैं। शमो दमस तपो शौचम क्षांति आरजमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ऐसे गुण भी दिए हैं। तो पहली यह बात हमें माननी पड़ेगी कि यह जो वर्ण व्यवस्था थी यह हमारे समाज में, हमारे धर्म में पहले से थी। उसमें कुरीतियां आ गई तो कुरीतियों को निकाल कर, काट कर फेंक देना चाहिए, किंतु वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था की विशेषता देखिए। सबसे पहले मैं वर्णाश्रम व्यवस्था का आर्थिक जो भाग है उसका आर्थिक दृष्टिकोण बताता हूं। हमारे यहाँ समाज में पहले से ही रोजी रोटी का, आजीविका का आरक्षण था। आज मैं देखता हूँ आज 30-30, 35-35 साल के लड़के लड़कियाँ जो बहुत पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, वो क्या आजीविका होगी इसके बारे में निश्चित ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ विद्यार्थी पहले इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग इसलिए करनी शुरू की थी कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन बीच में एमबीए करने आ जाता है कि मैं कहीं मैनेजर लगूंगा, ये अलग बात हो गई। अब इसके बाद उसको सूझता है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं, और कई विपरीत चीज़ें मैंने देखी हैं। बीटेक करने के बाद होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट करने के बाद वो टीटी की नौकरी में अपीयर हो रहे हैं, रेलवे की पोस्ट में, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं। अर्थात इतनी अनिश्चितता है कि होटल मैनेजमेंट जैसा बड़ा कोर्स कर लिया, एमबीए जैसा बड़ा कोर्स कर लिया, बीटेक जैसा कोर्स कर लिया, उसके बाद भी हम उस क्षेत्र में नहीं किसी और में जाएंगे, ऐसी अनिश्चितता। अर्थात कैरियर के बारे में जितनी बुरे हालात आजकल हैं, उसका सभी का कारण है यह वर्ण व्यवस्था जो हमने समाप्त की। यदि पूर्व काल में जाएं तो ब्राह्मण के बच्चे को पहले से स्पष्ट था कि वो क्या करने वाला है, कि वो या पुरोहिताई करेगा, अध्ययन करेगा, अध्यापन करेगा, राजा का मंत्री बनेगा, यह निश्चित था।
क्षत्रिय के बच्चे को पता था कि वो आर्म्ड फोर्सेस में जाएगा, किसी भी प्रकार की आर्म्ड फोर्सेस में जाएगा, आरक्षण था। वैश्य व्यापार करेगा ये निश्चित था। उसके बाद आए जिसको ये घृणास्पद शब्द नहीं है, कहा जाता था शूद्र, ये भी सम्माननीय शब्द है। इसके बारे में निश्चित था कि इनके लिए सर्विस सेक्टर में आरक्षण है। जितना भारत का सर्विस सेक्टर है वो सारा इनके पास था। बड़े बड़े इंजीनियर कौन थे? यही जिसको इन्होंने दलित कह के अपमानित किया, यही इसी समुदाय के हमारे भाई बंधु थे। कुम्हार थे, लोहार थे, ये सारे इंजीनियर थे, मूर्तिकार थे, भवन आदि बनाने वाले थे, चर्मकार थे जो विभिन्न प्रकार के जूते आदि अथवा चमड़े का सामान बनाते थे, ये सभी थे। मैं देखता हूं आज भारत की चंद बड़ी कंपनियां जो जूता बनाने की कंपनियां हैं, उनका हजारों करोड़ में कारोबार है। वो हजारों करोड़ का लाभ केवल 4-5 जो उनके एमडीज हैं या 15-20 एमडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही ले रहे हैं। और जो उनका बढ़िया बढ़िया जूता बनाने वाले हैं वो बहुत थोड़े लाभांश में नौकरियों पर काम कर रहे हैं। हजारों करोड़ में उनका काम चल रहा है। अगर यही बड़ी कंपनियां ना आई होती और हमारे लोगों को यह ना बताया गया होता कि भाई आप लोग फलानी फलानी नौकरियां करो, आरक्षण दे दिया गया है, तो वो जूता बनाने वाले वो हजारों करोड़ लोग आज जूता बनाने के कारोबार से वही कमाई कर रहे होते। हमारे बड़ई थे भाई, लोहार भाई हैं, उन लोगों को समझाया गया कि आरक्षण आ गया, तुम लोग बढ़िया बढ़िया नौकरियां करो। तो उसका जो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि हमारा सारा सर्विस सेक्टर, हमारे ये सारा समुदाय आज नौकरियां ढूंढ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए धक्के खा रहा है। और ये जो सर्विस सेक्टर का सारा लाखों करोड़ का धन था, वो सारा धन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पहुंचा हुआ है। ये हजारों करोड़ रुपए हमारे उन्हीं भाई बहनों को आने वाले थे जिनको रिजर्वेशन के जाल में फंसा के नौकरियां ढूंढने पे लगा दिया, जबकि उनके पास ये हजारों करोड़ का कारोबार था। यही एक हमारा आर्थिक मॉडल था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कैरियर पहले से सुनिश्चित था। हजारों में एक ऐसा होता था जो अपना कैरियर बदलता था। हमारे पुराणों के वक्ता सूत जी भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नहीं हैं, किंतु 18 पुराणों के वक्ता वही हैं। तो ऐसा नहीं था कि किसी को अवसर नहीं दिया जाता था, अवसर सभी के लिए था। यदि किसी भी जाति और वर्ण में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विशेष गुणों से भरा हुआ है तो उसको उस क्षेत्र में अवसर मिलता था। किंतु यह नहीं कि हर एक के जीवन में अनिश्चितता है कि पता नहीं बड़े होकर क्या बनना है, जैसे आज है। आज अर्थव्यवस्था देखें, और मैं इसको कहूँगा छोटी अर्थव्यवस्थाएं, अपने घरों की अर्थव्यवस्थाएं देखें, सारी डगमगाई हुई हैं। हमें क्या करना है निश्चित ही नहीं है। ये हमारे वर्णाश्रम धर्म की धर्म का एक बहुत बड़ा लाभ था। दूसरा हमारा, यदि हम देखें कि ये वर्ण व्यवस्था जो समाप्त कर रहे हैं या इसके विरोध में आ रहे हैं, उसके यदि तुलना में जो वर्ण व्यवस्था जब थी तो क्या था? जब हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी तो ऐसे कुशल कारीगर थे जिन्होंने दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में भी ऐसे मंदिर बनाए, ऐसी मूर्तियां बनाई जो आज आधुनिक इंजीनियर बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं। एक दक्षिण भारत में लेपाक्षी मंदिर है, वहाँ 50 से अधिक खंबे हैं। वो सारे खंबे जमीन को नहीं छू रहे, लेकिन पूरे का पूरा मंदिर उन्हीं खंबों, पूरे के पूरे मंदिर की छत उन्हीं खंबों के ऊपर है। आज भी जब लोग जाते हैं तो उन खंबों के नीचे अखबार और चद्दर आदि घुमा के देखते हैं, वो कोई खंबा जमीन पे, स्तंभ जमीन पे नहीं छू रहा है, सारा हवा में है। इतना सुंदर पत्थर की जंजीरें बनाई हुई हैं, पत्थर की कंघियां बनाई हुई हैं, पत्थर की मूर्ति के हाथ में उंगली और उंगली के ऊपर नाखून स्पष्ट नजर आ रहा है। आज यह कारीगरों की कुशलता कहाँ है? यह कुशलता हमने नष्ट कर दी। यह कार्य कुशलता उसी के कारण थी जो इसको हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं।
ऐसी कुशलता, ऐसे मंदिर बनाए, ऐसे भवन बनाए, ऐसे लकड़ी के सामान बनाए हुए मिलते हैं पुरानी सभ्यताओं में जब हम देखते हैं, ऐसे बर्तन बनाए हुए मिलते हैं कि जो आज इनकी इस मशीनी युग में, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का युग है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका R&D एक सेक्शन है वो बना नहीं पा रहा है। वो कुशल कारीगर समाप्त हो गए। आज भवन बनाने में एक अन्य प्रकार से भी देखिए, चलो मैंने अभी सुंदरता और मूर्तिकला कला आदि की बात की, इसके अतिरिक्त यदि देखें, आज सीमेंट के बने हुए मकान की जो आयु है वो लगभग 100 वर्ष है। वैसे पूरी नहीं है किंतु कहते हैं कि 100 वर्ष है, किंतु यदि दरारों आदि से देखा जाए, केवल 10 वर्ष के अंदर सीमेंट के बने हुए मकान जो हैं उनके अंदर दरारें आ रही हैं। किंतु इधर लाल किला देखें, आप भारत के जिस मर्जी नगर में रहते हो वहां देखें, माइलस्टोन्स हैं शहरों के बाहर, जिसको कोस मीनार कहते हैं, पुरातन समय की बनी हुई। वो कोस मीनारें 600 700 वर्ष पुरानी हैं, जो केवल चूने आदि से बनी हुई हैं, लकड़ी से बनी हैं, स्टील का कहीं प्रयोग नहीं, मिट्टी, लकड़ी, ईंट, चूना आदि मिला के बनी हैं, उनमें दरारें तक नहीं आई। ये ऐसी स्ट्रक्चर की मजबूती, ऐसी स्ट्रक्चर की मजबूती कहाँ गई? ये हमने गंवा दी। बर्तन ऐसे बनते थे जिनमें पानी कितना कितना ठंडा हो जाता था, सामान खराब नहीं होता था, वो हमने गंवा दी। यह वर्ण व्यवस्था की एक अच्छाई थी। और इसको यदि आधुनिक दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो आज अमेरिका में देखिए, अमेरिका में क्या है, वहाँ की सोसाइटी 4 भागों में बंटी हुई है, इंटेलेक्चुअल्स, आर्म्ड फोर्सेस, एंटरप्रेन्योर्स एंड सर्विस सेक्टर, लेबर क्लास। एंटरप्रेन्योर, इंटेलेक्चुअल्स अर्थात उस देश के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स सबसे ज़्यादा अमेरिका में यदि किसी की चलती है तो इन लोगों की चलती है। यही सुरक्षा बलों को सलाह देते हैं कि ऐसे किया जाए, ऐसे न किया जाए। ऐसे ही भारत में था। वही जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, यह ब्राह्मण यहाँ कहलाती थी। अब मैं बात आ रहा हूँ प्रशासनिक व्यवस्था कितनी सरल थी। पहले मैंने आर्थिक दृष्टिकोण की बात की, अब मैं आ रहा हूँ प्रशासन पे, कि सबसे ज़्यादा जो देश में चलेगी, जिनकी बात मानी जाएगी, वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। और अमेरिका में ऐसे ही है। अमेरिका में $10,000 की सैलरी लेने वाला 1 करोड़ महीने के, $1 करोड़ महीने के कमाने वाले को यदि कोई सुझाव और निर्देश देता है तो उसको मानना पड़ता है। कोई $20,000 की तनख्वाह लेने वाला बड़े से बड़े आर्मी कमांडर को कह दे कि ये जो रिवॉल्वर है ये ठीक नहीं है, ये बम ठीक नहीं है, ये पोशाक आपकी आर्मी के लिए सही नहीं है, तो वो कमांडर को माननी पड़ती है। यही यहाँ था कि ब्राह्मणों ने अर्थात इंटेलेक्चुअल्स ने जो कहा वो सभी मानेंगे। उसके बाद की क्लास थी क्षत्रिय। अमेरिका में भी यही है। अमेरिका में साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स के बाद यदि किसी की चलती है, जिनका प्रशासन पे पूरा अधिकार है, वो है आर्म्ड फोर्सेस। हम देखते हैं कि दूसरे देशों के राष्ट्रपति तक को कितनी ज़्यादा वो उनकी छानबीन कर लेते हैं एयरपोर्ट्स पे जब उनके मन में आए। कुछ भी करने का उनके पास अधिकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता करते हुए। ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा की और जन सुरक्षा की चिंता करते हुए यहाँ क्षत्रिय वर्ग को अधिकार दिए गए थे। तीसरे नंबर पे आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सन्स, छोटे बड़े सभी प्रकार के बिजनेस पर्सन, जिसको यहाँ कहा गया था बनिया, वणिज, वैश्य। वो केवल व्यापार करेंगे किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात मानेंगे। मैं उदाहरण देता हूं, सन 2010 और 11 की बात है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने, जो बड़ी कम तनख्वाह वाला साइंटिस्ट था, उसने अमेरिका के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को सुझाव दिया कि इस वर्ष भारत का हापुस आम नहीं खरीदिए। तो उस वर्ष भारत से वो आम नहीं गया, उन लोगों ने नहीं खरीदा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये छोटा सा डॉक्टर 10-15 हज़ार डॉलर या जितनी भी उसकी सैलरी होगी कमाने वाला, और मैं इतने बड़े बड़े कैरी फॉर जैसे सुपरमार्केट्स का मालिक मैं नहीं मानूंगा। मानी गई बात। ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स उनका सुझाव मानते थे, इसलिए देश की प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है। और यही हमारे था, ब्राह्मण की आज्ञा वैश्य भी मान रहा है, क्षत्रिय भी मान रहा है, और क्षत्रिय की आज्ञा वैश्य मान रहा है, और सभी मान रहे हैं जब प्रशासनिक बात आई। तीसरी आ गई लेबर क्लास, जिसको यहाँ कुछ अलग नाम दिया गया।
वहाँ की लेबर क्लास एंटरप्रेन्योर्स की पूरी बात मानती है। वहाँ की लेबर क्लास आर्म्ड फोर्सेस की, पुलिस की, एफबीआई की, सीआई की, आर्मी की पूरी बातें मानती है, प्रशासनिक अधिकारियों की, और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की भी बात मानती है। तो यदि देखें मित्रों, सबसे अधिक जो सुखी लेबर क्लास है वो अमेरिका जैसे देशों की है। ये तथाकथित कम्युनिस्ट जो मजदूरों के हितों की बात करते हैं, रोमेनिया, क्यूबा, चाइना, इन देशों में, वियतनाम, बर्मा आदि में यदि देखें, लेबर की हालत बहुत ख़राब है। वो बड़ी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। किंतु अमेरिका, इंग्लैंड की जो लेबर है, उन विकसित देशों की लेबर बड़ी सुखी है, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स की, आर्म्ड फोर्सेस की, प्रशासनिक अधिकारियों की और इंटेलेक्चुअल्स की बात मानती है। और यही व्यवस्था भारत में थी। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था के दो पक्ष मैंने आज सामने रखे। पहला कि आर्थिक दृष्टि से कितना अच्छा था, रिजर्वेशन सारी हुई पड़ी है, कैरियर की किसी को चिंता नहीं, पहले से सुनिश्चित कैरियर है। और दूसरा, प्रशासन चलाना कितना अधिक सरल रहा। यह वर्ण व्यवस्था का एक दार्शनिक हमारा जो पक्ष है यह था। इतना कहते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।